ऑप्शन डी या ऑप्शन ई? बी सर डी में HI। डी में? NCl तो सर नॉन पोलर है। NCl तो नॉन पोलर है सर। जी, तो आपसे पूछा HI क्या में है? सर हाइड्रोजन आयोडाइड। लीस्ट सर फिर NCl होगा। डायपोल मोमेंट। और अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हुई तो वो लीस्ट होगी या कितनी होगी वो? सर लीस्ट 0 NCl है। तो 0 वैल्यू का मतलब और भी कम वैल्यू, तो NCl को सिलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि यस सर। हमने ये भी देखा है कि म्यू की वैल्यू 0, तो इसीलिए हम यस सर। उसमें NCl को भी रख सकते हैं कि कितनी वैल्यू है उसके बेस पर। तो अब देखिए इसमें कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास? NCl की 0 NaCl की 0 होगी। NCl की 0 है जी। आपके पास स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही? यस सर आ रही है। अच्छा, आ रही है। ओके। मेरे पास से थोड़ा साइड में हो गई थी, इसलिए मुझे लगा शायद आपके पास से भी चली गई है। ठीक है, अगर हमारे पास NCl ना हो तो फिर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सर हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड सेलेक्ट करेंगे। किसके बेस पर सेलेक्ट कर रहे हैं आप ये? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग। EN डिफरेंस के बेस पर आप लोग सिलेक्ट करें कि जितना EN डिफरेंस ज्यादा उतनी डायपोल मोमेंट ज्यादा, जितनी EN कम उतना डायपोल मोमेंट कम। ये है डायटोमिक मॉलिक्यूल, 2 एटम्स अगर हो तो। और अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो आप क्या देखेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में? ज्योमेट्री को देखेंगे। क्या ज्योमेट्री देखेंगे देखेंगे आप? सर। ज्योमेट्री देखेंगे। अब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखेंगे आपके पास मॉलिक्यूल कैसा है, किस किस्म का मॉलिक्यूल है आपके पास, वो ज्योमेट्री देखेंगे कि क्या वो मॉलिक्यूल लीनियर या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर वो लीनियर या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। अब ये लीनियर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे देखेंगे बताइए? कोई लीनियर मॉलिक्यूल का मुझे एग्जांपल दीजिए। सर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हम सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं? यस सर। नो सर। नो सर उसके अंदर लोन पेयर्स आ जाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है जो कि लोन पे रखता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इसीलिए उसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी और उसको हम कहेंगे नॉन लीनियर या एंगुलर कहेंगे। तो ये वाला जो है एग्जाम्पल ये आएगा इसके लिए, और ये एग्जाम्पल जो आएगा लीनियर के लिए। इसका स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आ गया आपको? H2O हो सकता है सर, ये नॉन लीनियर में आएगा H2O। यस। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास है हाइड्रोजन और उसके साथ ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है इसका? ऐसा हो सकता है क्या स्ट्रक्चर? सर दो लोन पेयर, एक लोन पेयर है ना? लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं? दो लोन पेयर हैं, तो इसीलिए इसका एंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए एंगुलर या बैंड स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, इसको नॉन लीनियर भी कहेंगे। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर वो भी इसी तरह का बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये है एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, और उसके साथ इस तरफ को हमारे पास है लोन पेयर। ये लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा? नॉन लीनियर है। बताइए, व्हाट अबाउट SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये कौन सा होगा? लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। सर वो लीनियर हो जाएगा। लीनियर हो जाएगा। यस सर। लीनियर हो जाएगा। तो SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हो जाएगा हमारे पास, किस में आएगा ये? लीनियर नॉन लीनियर किस में आएगा? लीनियर में सर। ये क्या लिखा है? सिमेट्रिकल होगा लेकिन लीनियर नहीं होगा लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन वाला। क्या यहाँ पर जो है हमारे पास जो बन रहा है ये सीधी लाइन वाला बन रहा है? नो सर। नो सर। ये हमारे पास बन रहा है सिमेट्रिकल, जिसमें बॉन्ड एंगल इक्वल है, और वो कितना है? 120 का बॉन्ड एंगल बन रहा है हर तरफ को। तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों याद रखिएगा।
इसके बाद फिर कुछ और स्ट्रक्चर बनाते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में। अगर हमारे पास है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये वाला स्ट्रक्चर लीनियर होगा, सिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल होगा, नॉन लीनियर होगा। चारों में से सिमेट्रिकल कौन सा होगा। होगा? Symmetrical. सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल होगा। इसके बजाय अगर हम क्लोरोफॉर्म ले लें तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होगा? HCl3 CH3। ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या आएगा? एसिमेट्रिकल हो जाएगा। ये सिमेट्रिकल होगा, नॉन लीनियर। Symmetrical हो जाएगा. एसिमेट्रिकल होगा ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसीलिए सर, बॉन्ड पेयर एसिमेट्रिकल क्यों और हो जाएगा? लोन पेयर के अट्रैक्शन की वजह से। जी हाँ, इसमें जो है हर तरफ को इक्वल अट्रैक्शन नहीं है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है इस तरह का हो जाएगा। ये माइक ऑफ करवाते हैं. माइक ऑफ करवा दे, क्या कह रहे? यस सर, माइक ऑफ करवा दें, आवाज नहीं आ रही. हो गए सारे माइक ऑफ? ओके, अब हम चलते हैं आगे। जब आपसे सवाल पूछे तो माइक ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? सर यस यस, हाँ जी रोशन पूछें। सर हमें ये समझ नहीं आ रहा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए दोबारा बताते हैं। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि जो मॉलिक्यूल आपके पास है वो लीनियर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, नॉन लीनियर है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता हो। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, हम दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। ये अभी ज्योमेट्री आगे भी चलेगी लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं। हमने स्पेस ले लिया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें देखें, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ को हो रही है उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। तो सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो हर दोनों तरफ को इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ज्योमेट्री बता रही है कि ये मॉलिक्यूल हो जाएगा लीनियर, यानी सीधी लाइन वाला बन जाएगा, जिसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 का। इज इट क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बेरिलियम क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म का ले लें. नहीं, हम इसी को थोड़ा समझाएं फिर आगे चलते हैं। बेरिलियम क्लोराइड, ये बेरिलियम और इसके आसपास 2 क्लोरीन है। बेरिलियम सेंट्रल एटम है, तो हम सिर्फ सेंट्रल एटम का ही देखते हैं, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर कितने हैं। आसपास वाले एटम्स जो होते हैं उनको हम नहीं देखते क्योंकि वो ज्योमेट्री में इन्वॉल्व नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम ही ज्योमेट्री डिसाइड करता है। तो सेंट्रल एटम जो बेरिलियम है उसके पास भी 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक एक्टिव सेट इस तरफ को, एक एक्टिव सेट यहाँ पर। हमें लग रहा है कि शायद ऊपर हमारे पास एक्टिव सेट ज्यादा हैं, लेकिन नहीं, इस डबल बॉन्ड में भी हम एक्टिव सेट को एक ही काउंट करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट नहीं करते हैं। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के आसपास 2 हैं, बेरिलियम के आसपास 2 हैं। तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो लीनियर शेप हो रही है। लीनियर शेप का मतलब कि अब बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 का। फिर हम देखते हैं सिमेट्रिकल को। सिमेट्रिकल का मतलब है, एग्जाम्पल हमारे पास है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अलावा अभी हमने कौन सा बनाया था? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। उसके अलावा हम बना सकते हैं इसमें, और लीनियर में हम ले सकते हैं सिमेट्रिकल में ले सकते हैं CH4। सॉरी, ये SO3 है, नॉट SO2, ये बाय मिस्टेक SO2 लिख दिया। CH4, सिमिलरली CCl4। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर अगर आपके जहन में नहीं है तो आप पूछें तो वो स्ट्रक्चर बना लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, नॉन लीनियर और सिमेट्रिकल में चलते हैं। सबके स्ट्रक्चर जहन में है? यस सर। ठीक है, नॉन लीनियर को देखते हैं। नॉन लीनियर का एक स्ट्रक्चर बनाया था वाटर का, H2O का, और एक स्ट्रक्चर बनाया था SO2 का। तो H2O और SO2 के स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, तो आपको ये भी दोनों क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं इनके अलावा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स किस तरह से। एसिमेट्रिकल में हमारे पास आ रहा है CH
Cl3, ये क्या बना? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के अलावा दूसरा बन जाएगा NH3। NH3 भी एसिमेट्रिकल में आता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो अगर हम CCl4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास 3 साइड तो क्लोरीन है और इसमें हमारे पास ये 3 साइड्स क्लोरीन है और 1 साइड हाइड्रोजन आ गया। तो जो इस तरफ को फोर्स होगी, क्या वो फोर्स इस साइड पर होगी? नहीं, नो बिल्कुल सर। नो सर। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं है, तो इसीलिए ये कैंसिल नहीं होंगी फोर्सेस। और इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा जिसके बेस पर हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बना है। ये स्ट्रक्चर बना है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। Asymmetrical। एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर समझ आया? एक और लेते हैं एग्जाम्पल अमोनिया का। ये हमारे पास है लोन पेयर और ये हमारे पास है बॉन्ड पेयर। तो इन 3 हाइड्रोजन को देखिए आप कि इन 3 हाइड्रोजन में आपके पास जो फोर्स है वो फोर्स उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन हो रही है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो है हमारे पास ये एक लोन पेयर भी है, तो ये इनकी वजह से दूर कर रहा है इनको, और इक्वल फोर्स हर तरफ को नहीं आ रही है, इसीलिए इनका बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस हो जाता है और स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारे पास बन जाता है एसिमेट्रिकल, और उस शेप को हम कहते हैं पैरामिडल। पैरामिडल शेप बन जाती है ये शेप। शेप को हम पढ़ेंगे आगे। शेप को हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पैरामीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ऑर्थो मेटा पैरा, ये मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो अब इसमें से आप में से कोई बता सकते हैं कि ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से किसमें हमारे पास जो है डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी? ऑर्थो में, मेटा में या पैरा में? जी, बता सकते हैं? ऑर्थो मेटा पैरा, इनमें से किस में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी? चले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर तो फर्स्ट वाले ही बता देंगे। अभी तो उनको नहीं पता ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर जब देखेंगे सामने तो आप बिल्कुल इजीली बता देंगे कि डायपोल मोमेंट किस में ज्यादा है। ये हमारे पास है एक्स, हो गया हमारे पास वाई, और स्ट्रक्चर दोबारा स्ट्रक्चर, और उसमें हम बनाते हैं एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी तरह का, और बस है जो है डायपोल मोमेंट होगी ऑर्थो में, मेटा ऑर्थो में, पैरा में। बेटा मेटा। ऑर्थो में हो।
ऑर्थो में होगी, सबसे ज्यादा होगी ऑर्थो में, क्योंकि ऑर्थो स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दोनों करीब करीब है, तो रिपल दोनों की बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो इसमें डायपोल जाएंगे मोमेंट जीरो। जीरो मिलेगी हमें। तो अगर हम यहाँ पर OH OH लगाते हैं, तो इन OH के बेस पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है ये हो जाएगा किसका, कैटकोल, रेसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन के स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से आपको हाइड्रोक्सिल लगाकर भी स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं कि इनमें से किस में जीरो डायपोल मोमेंट, किस में मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो आपको ये डाईहाइड्रोक्सी फिनोल को देखना होगा। डाईहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल के 3 एग्जाम्पल, इन सब में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको OH लगा कर दे देंगे। यहाँ पर जब OH आ जाएगा तो आपको पता है कि फिनोल बनता जाएगा, फिनोल में डाईहाइड्रिक फिनोल, और उसमें कैटकोल, रेसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोन हो जाएंगे। इन तीनों में से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट जो है वो मिलेगी हमें कैटकोल में, यानी ए, ऑर्थो प्रोडक्ट से इनमें होगी। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स हैं। सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर, किसी को याद है सिस ट्रांस स्ट्रक्चर? सिस स्ट्रक्चर एंड ट्रांस स्ट्रक्चर में क्या होगा, मैम आप बताइए, ये कौन सा है, सिस है या ट्रांस है? सर सिस है। ये सिस स्ट्रक्चर है, अच्छा सही बताया। और ट्रांस स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा कि जिसमें हमारे पास, जी, ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास जो है ट्रांस स्ट्रक्चर। अच्छा बताइए, डायपोल मोमेंट ज्यादा जो है वो सिस में होगी या ट्रांस में होगी? सिस में होगी। वेरी गुड, सिस में होगी। डायपोल मोमेंट ज्यादा सिस में होगी, क्योंकि दोनों जो अपोजिट साइड हैं उनमें अपोजिट साइड्स पर हमारे पास नहीं आ रही, वन साइड पर आ रही। इसमें भी इस तरफ को, इसमें जो है अपोजिट साइड पर आ रही, इस तरफ को ये खींच रहा है और इस तरफ को। डायपोल मोमेंट आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये जो यहाँ है पे जीरो होगी। यहाँ पर जो है जीरो हो जाएगी। डायपोल मोमेंट जो है यहाँ के मुकाबले में यहाँ पर कम। लेकिन इससे भी अगर हम कंपेयर करें डायपोल मोमेंट को, अगर हमारे पास ऐसा ही स्ट्रक्चर एक और बना लें और फिर इनसे पूछें कि इसमें किस में ज़्यादा होगी आपके पास डायपोल मोमेंट, तो वो क्या होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ले रहे हैं और उस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। ये स्ट्रक्चर लिया, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, जो ऊपर बनाया है वो और ये नीचे वाला, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स ट्रांस स्ट्रक्चर हैं, दोनों के दोनों ट्रांस स्ट्रक्चर हैं, सिस नहीं हैं। अब इन दोनों में से अगर पूछे किस में डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा होगी, इनमें से किस में ज्यादा होगी डायपोल मोमेंट, तो इनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप? सर मे बी ऊपर वाला। कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे? मानूर कौन सा सिलेक्ट करेंगे? सेकंड नीचे वाला। नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो चेंज हो गए, ये अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सेम थे, जब सेम अल्काइल ग्रुप होंगे तो आप कहेंगे कि इनमें डायपोल मोमेंट जो है लेस होगी। जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ गए तो डायपोल मोमेंट जो है वो मोर हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा पूछेंगे तो आप कहेंगे ये सिस स्ट्रक्चर है। और जब पूछेंगे ट्रांस में से, तो ट्रांस में से आप देखेंगे कि ट्रांस में जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उन ट्रांस स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स अगर आ रहे हैं तो आप कहेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी, सेम ग्रुप्स में कम डायपोल मोमेंट होगी। तो इस तरह से आप ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिस एंड ट्रांस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा जो है ज़्यादा डायपोल मोमेंट रखता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिस टू ब्यूटीन, ये हो गया ट्रांस टू ब्यूटीन। इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रांस टू पेंटीन।
ट्रांस टू पेंटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन। तो इसके हिसाब से आप इनके नाम के हिसाब से अगर आपको एमसीक्यू दे दिया जाए तो आप नेम के हिसाब से याद रखेंगे कि सिस और ट्रांस के हिसाब से। सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू पेंटीन, सिस टू पेंटीन, इनमें से देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। तो हम अब आगे चलते हैं। तो ये सिस एंड ट्रांस के हिसाब से भी, ज्योमेट्री के हिसाब से भी आपको समझ आ गया है। और अब हम इसको लेते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है आगे हमारे पास है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, कोई खास इसके पॉइंट्स नहीं है। वही पोलैरिटी वाली बात हो रही है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होमोडायटमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनका ईएन डिफरेंस 0 आ रहा होगा, वो नॉन पोलर होंगे। लेकिन जिनमें हमारे पास जो है हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएं, तो उनमें ईएन डिफरेंस 0 नहीं आएगा। तो उसके बेस पर हम ये कहेंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। पोलर मॉलिक्यूल अगर होंगे तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी होगा, यानी बॉन्ड तो कोवेलेंट है लेकिन उसमें आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है। आयोनिक कैरेक्टर के बेस पर हम देखेंगे कितना ज्यादा वो आयोनिक है और कितना ज्यादा वो कोवेलेंट है। अगर हम हैलाइड को देखें, हाइड्रोजन के हैलाइड को देखें, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ये फर्स्ट है। इसमें आयोनिक कैरेक्टर जो है वो 64% तक हो जाता है। तो 64% आयोनिक कैरेक्टर ये शो कर रहा है कि मोर देन 50% ये आयोनिक है और लेस देन 50% ये कोवेलेंट है। और अगर हम देखें एच आई को, तो एच आई में हमारे पास जस्ट 7% तक हो जाता है ये हमारे पास आयोनिक। तो 7% आयोनिक का मतलब ये हुआ कि ये 93% कोवेलेंट है। तो इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो मोर देन 90% हो गया, 90% से ज्यादा कोवेलेंट है। तो अब आपके पास जो आयोनिक कैरेक्टर है, तो उसके बेस पर आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है। आप उसमें देखेंगे क्या, आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर में जस्ट देखेंगे ईएन डिफरेंस को, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर हमेशा देखा जाएगा दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उनमें, चाहे आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों ना हो, आप उसमें जस्ट देखेंगे एक साइड को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का जब आयोनिक कैरेक्टर देखेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं आयोनिक कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड या आयोनिक कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बेस पर जब आयोनिक कैरेक्टर देखेंगे, इट मीन्स के नेट हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं टू एटम्स के बिटवीन कितना आयोनिक कैरेक्टर है। तो हम आयोनिक कैरेक्टर में ये देखते हैं। फिर हम जब नेट देखते हैं तो फिर ओवरऑल फिर हम डायपोल मोमेंट ले लेते हैं, ओवरऑल फिर हम और दूसरी चीजें ले लेते हैं। लेकिन हम जब दो एटम्स के बीच में देखेंगे तो हम बॉन्ड एनर्जी और आयोनिक कैरेक्टर को देखते हैं। जी, कोई क्वेश्चन? सर आयोनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? आयोनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर, जितना ईएन डिफरेंस ज्यादा उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, जितना ईएन डिफरेंस कम उतना आयोनिक कैरेक्टर कम। सर आपने जो परसेंटेज निकाली है एसएफ के 64%, तो ये पूछ रहे हैं। ये आपको बुक में वैल्यूज दी हुई हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू दी हुई हैं, तो इसलिए ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है, यस सर। अब हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो चाहिए होती है सर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यस सर CH का बॉन्ड क्लोरोफॉर्म और मीथेन में सेम होगा अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालें तो, आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि क्या इसके जो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है उस पर कोई और फर्क पड़ सकता है कि सामने दूसरा एटम आ जाए तो? जी, फर्क पड़ता है। इसको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, और इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ को हो जाता है। तो हम इसमें जो इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं कि हमारे पास जो शेप इनकी मॉलिक्यूल की हो जाती है, वो शेप्स जो चेंज हो जाती है वो हम इसको पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि फर्क पड़ता है इस पर, और बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना मामूली पड़ेगा कि उसको हम यहाँ पर नहीं स्टडी करते, यहाँ पर उसको हम इग्नोर करते, लेकिन वैसे फर्क पड़ता है।
तो ये हमारे पास जो है अम्ब्रेला वाला जो एग्जाम्पल है वो उल्टा हो जाता है अम्ब्रेला, तो वो एग्जाम्पल हम इस पे जो है पढ़ते हैं। ये जो इसके स्ट्रक्चर्स जो है, जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, उस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से जो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आता है, तो ये बिल्कुल अपोजिट स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसमें हम एग्जाम्पल देते हैं कि तेज हवा में अम्ब्रेला जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो फर्क पड़ता है इस पे बिल्कुल। ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ इस तरफ को जा रहा है तो ज़्यादा हो जाता है। फिर ये प्रोटॉन का काम करता है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में ये इजीली एलिमिनेट हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे। सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। वॉइस स्लो आ रही है? नहीं, वॉइस मेरी सही आ रही है। आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा, मेरे पास तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल माइक भी करीब है, और मेरा ख्याल है बाकी स्टूडेंट्स के पास सही आ रही होगी वॉइस। सही है। जी, तो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं बॉन्ड एनर्जी को। और बॉन्ड एनर्जी जो है वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ब्रेकिंग और मैकिंग। ब्रेकिंग अ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक, मैकिंग अ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक। जब दो एटम्स अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी हम लिखते हैं 104। 104 सही है या 435 सही है? सर दोनों सेम सही है, क्योंकि यूनिट दोनों सेम। में यूनिट्स अलग अलग हैं दोनों के। एक में हमारे पास आ रहा है किलो कैलोरी और दूसरे में आ रहा है किलो जूल। किलो कैलोरी और किलो जूल के हिसाब से यूनिट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो आपको याद क्या रखना है, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कितनी है? 104। अब 104 मैकिंग अप बॉन्ड के लिए होगी तो एक्सो, ब्रेकिंग अप बॉन्ड के लिए होगी तो एंडो। एंडो। इंडो। जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर बॉन्ड ब्रेक करेगा। यस, सर जब एटीपी टूटता है तो फिर सर उसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या चीज ब्रेक होती है? सर जब एटीपी में ब्रेक डाउन होती है तो फिर वो एनर्जी रिलीज हाँ, होती अब है। आप बायो में चले गए ना? यस सर। हाँ, बायो में चले गए, एंजाइम्स में चले गए, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब ये अगर हम आपको अभी तो यस कह रहे हैं, लेकिन ये कि ये ऐसा एग्जाम्पल जो है ना, फिर बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास काफी सारे अच्छे पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं। तो उनमें से कुछ बच्चों ने बायो पढ़ी है, कुछ बच्चों ने बायो पढ़ी ही नहीं है, और कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं जिनका बायो वाला चैप्टर मिस हो गया, खासतौर पर एंजाइम वाला टॉपिक, तो उनको भी समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। मॉलिक्यूल जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी की वजह से। मैकिंग ऑफ बॉन्ड के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं आगे, कि मैकिंग और ब्रेकिंग के हिसाब से देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है उस पर कौन से फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज होते हैं। बॉन्ड एनर्जी पर जो फैक्टर्स जो असरअंदाज होते हैं वो हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए हम देखते हैं पोलरिटी को, कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है। बॉन्ड एनर्जी के बेस पर हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी को, कि रिएक्टिव कितना है, मॉलिक्यूल कितना रिएक्टिव है। तो इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये बुक वाला एग्जाम्पल है, आपके पास बुक में भी दिया हुआ है। ये बॉन्ड एनर्जी वाले टॉपिक में देखेंगे, ये एग्जाम्पल आपके पास है। तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हायर देन द मोस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल where their molecules collide with each other at room temperature, no chemical reaction occurs। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये आमतौर पर इनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होते, लेकिन जब ये आपस में टकराएंगे तो आपस के टकराव की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन इनमें नहीं हो पाएगा। अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकराकर टूटकर दोबारा बन रहा है तो उसमें किसी किस्म का भी केमिकल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो वैसे का वैसा ही है, तो इसीलिए कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं आएगा। तो ये है इसकी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में देखते हैं पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी पोलरिटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी के लिए हम देखते हैं, ये हमारे पास है बीई। बीई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है
EN डिफरेंस, जितना EN डिफरेंस ज्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और उसके अलावा है डायपोल मोमेंट। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली नहीं आएगा, पोलरिटी डायरेक्टली वाले देखें पहले फैक्टर। इसके अलावा और फैक्टर एक और भी आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा कौन सा, आयोनिक कैरेक्टर। जी, IC लिख दिया आयोनिक कैरेक्टर को, आयोनिक कैरेक्टर। ये सब के सब जो हैं ये डायरेक्टली। अच्छा, क्या हम नंबर ऑफ बॉन्ड को डायरेक्टली ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नो सर, वो इनवर्सली हो जाएगा। अच्छा बताइए कैसे? सर जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और डायरेक्टली होगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? कार्बन नाइट्रोजन की। आपके पास ऑप्शन है A, B, C कार्बन और D। नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्यों? ट्रिपल बॉन्ड तो इनका कार्बन कार्बन डिफरेंस बना हुआ है। डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा नेगेटिविटी का। जी बिल्कुल सही, इसमें उनमें हमारे जीरो पास होगा एक ऊपर से वालों ज्यादा में। फैक्टर्स आ रहे हैं। एक फैक्टर तो आ रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड, दूसरा फैक्टर आ रहा है पोलरिटी, तीसरा आ रहा है हमारे पास EN डिफरेंस। तो इसलिए इतने सारे फैक्टर्स जब आ रहे हैं तो हम कहेंगे CN में डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। CN ये लम्स में आ चुका है, ये वाला आ चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा। क्योंकि अभी तक तो यही डिसाइड है कि 200 क्वेश्चन ही होंगे, तो जब 200 क्वेश्चन होते हैं तो पिछले क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें पहले वो ऑप्शंस को चेंज कर दें, यह हो सकता है वर्डिंग को चेंज कर दें, लेकिन वही सेंस होगा, वही बात होगी। और बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा पूछी हुई है तो कम पूछ लेंगे, कम पूछी हुई है तो ज्यादा पूछ लेंगे। इस तरह से वो थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन को चेंज करेंगे, लेकिन सारा का सारा चेंज नहीं कर पाएंगे। उस तरह से क्वेश्चन आपके पास सेम आ सकते हैं। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली किसके है? ये तो था डायरेक्टली, इनवर्सली किसके है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस, एक ही बात है। तो बॉन्ड लेंथ किस तरह से? जितना बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे? हाउ? सर अट्रैक्शन कम हो जाएगी एलिमेंट्स के दरमियान के अंदर। जी, जितना ज्यादा वो एक दूसरे से, जितना ज्यादा एक दूसरे से दूर होंगे, डिस्टेंस पर होंगे, उतनी ही उनकी फोर्स कम लगेगी। जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बढ़ने की वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक भी ऑलमोस्ट समझ आ गया आपको। अब हम देखते हैं हमारा जो इसी के साथ जो रिलेटेड टॉपिक है वो कौन सा है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड ये दोनों टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की। एक तो आपको ये बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स है, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। उसके बेस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसमें फिर हम कहते हैं कि दो सिग्मा एक पाई। एक सिग्मा दो वाली जो है पाई होगी और दो सिग्मा एक पाई। सर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा डबल के अंदर।